अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, 1 अगस्त की जो खबर 1 सितंबर को जो आज की तारीख है, इस दिन हमारे पास एक खबर आई। सुबह इस टाइम लगभग 1-1.5 घंटा पहले न्यूज़ फ्लैश हुई और उस न्यूज़ फ्लैश होने का जो मोटी लबो लबाब है वो ये है कि भारतीय सेना ने चीनियों को उनके जबड़े तोड़ के हाथ में दे दिए हैं। शॉर्ट में ये है। तो असलियत में इसका हम 2 तरीके से एनालिसिस करेंगे कि असलियत में हुआ क्या है और मामला क्या है, हुआ क्या है और किस तरीके से सिचुएशन को आगे कंट्रोल किया गया, न्यूज़ किस तरीके की निकल कर आ रही है और उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले समय पर क्या पड़ सकता है, ये देखेंगे। तो दोस्तों, असलियत में अगर आप देखते हैं, यहाँ पर ये पेंगोंग त्सो लेक जो कि काफ़ी चर्चा में है और इस पेंगोंग त्सो लेक का ये फिंगर रीजन जो कि पूरे का पूरा इस टाइम पर डिस्प्यूटेड इलाका बना हुआ है। अब इसमें ये जो फिंगर रीजन है, इसमें ये 5 फिंगर रीजन आपको साफ नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। और अगर आप इसे और ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा यहाँ पर मामला कि ये इसका 5 फिंगर जोन है, 5 फिंगर रीजन है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इस तरफ को देखेंगे, ये पूरे का पूरा नॉर्थ रीजन पड़ेगा और ये पूरे का पूरा साउथ रीजन पड़ेगा। एक तरफ नॉर्थ है, दूसरी तरफ साउथ है। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अभी तक की जितनी भी लड़ाई झगड़ा था या जो भी कलेश था वो सारे का सारा इस नॉर्थ रीजन पर था। साउथ के अंदर किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं थी। साउथ में किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं थी, सारी लड़ाई नॉर्थ में थी। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच तक की जितनी भी लड़ाई थी सारी की सारी यहीं पर आपको नजर आएगी। और यही कलेश जो है वो हम पिछले काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं। और यहीं पर अगर इसके जरा सा थोड़ा ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको यहीं पर गलवान वैली भी नज़र आ जाएगी, जिसके अंदर भारत और चीन के सिपाहियों के बीच में झड़प हुई थी और भारतीयों ने 20 भारतीयों को भले ही शहीद होना पड़ा, लेकिन चीनियों के जबड़े तोड़ के उनके हाथ में दे दिए गए थे। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं, पूरे का पूरा रीजन और गलवान वैली आपको इसी के जस्ट साथ में आगे की तरफ नजर आ जाएगी। नुब्रा रिवर वगैरह सारी की, नुब्रा और श्योक रिवर आपको यहां नजर आ जाएगी। अभी जो चर्चा में है वो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये इलाका चर्चा में है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो साउथ में इस एरिया को चुशूल कहा जाता है और नॉर्थ में ये पूरे का पूरा 5 फिंगर रीजन है। और यहाँ साउथ के अंदर ये झड़प हुई है, जिसके अंदर ये कहा गया कि 500 के करीब सिपाही जो थे वो भारतीय सीमाओं के अंदर घुसकर अलग अलग एरिया पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन भारतीय सेना यहाँ पर मुस्तैद थी और मुस्तैद, क्योंकि भारतीय सिपाही कई मामलों में चाइना से डोमिनेट करते हुए ही नज़र आते हैं, तो यहाँ पर मुस्तैद थे। और इसीलिए इस इलाके के अंदर 2 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ, जिसे ब्लैक टॉप और ब्लैक हिल और ब्लैक टॉप हिल, कई जगह पर ये कई मामलों में हो सकता है एक ही हो, लेकिन ये ब्लैक टॉप जो है हिल, यहां पर कब्जा किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। पहले यहां पर चीन जो है ये कब्जा करने की सोच रहा था, लेकिन अब यहां इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया और खुलकर इस तरीके से कब्जा किया, जिसके अंदर अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, उनका कहना ये था कि अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से सेना का विकल्प भी या सैनिक कार्रवाई का विकल्प भी हमारे पास खुला हुआ है। ये उसी का एक सिग्नल नजर आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने साफ कहा कि बातचीत से हल नहीं निकलेगा, अगर नहीं निकला तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है साफ कि बातचीत से हल निकलने के लिए इस समय नहीं बचा। और यही एक कारण है कि इस तरीके की झड़प जो है वो इस समय पर शुरू हो चुकी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंडिया के पास असलियत में 1962 वॉर की जो डिफीट है उसका एक लेसन है। और यहाँ जो आप देखेंगे तो चाइना जो है चाइना 1962 वॉर को ही रिपीट करना चाहता है। और 1962 वॉर के अंदर 2 पॉलिसीज जो चाइना की साफ नजर आई थी, एक तो थी पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप कहते हैं कि गुरकियां दिखाना। इसके अंदर यह है डरा के, धमका के, अड़ियल रवैया अपना के, जीख के। और दूसरा टाइम बाइंग टैक्टिक्स कहा जाता है कि युद्ध की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेनाओं को उस एरिया में उतारने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेनाओं को उस एरिया पर कब्जा जमाने के लिए वहाँ जो है
सेना को लाने के लिए कोई भी दूसरी शक्ति जो है वो टाइम बाय करना चाहती है, टाइम बाय इस तरीके से करना चाहती है कि धीरे धीरे पूरी की पूरी आर्मी वहां पर आ जाए। और उसके लिए क्या किया जाए, आप जो है सीधे सीधे उनको थोड़ा थोड़ा बातों में उलझाए रखो और इस तरीके से उलझाए रखो, इस तरीके से बातों के अंदर मामले को उलझाए रखो कि सामने वाले को लगे कि आप जो चीन की चाल बता रहा हूं कि सामने वाले को लगे कि आप जो है उनसे बात करना चाहते हैं और मामले का शांतिपूर्ण हल निकालना चाहते हैं, और आप अपनी सेना उस बॉर्डर के दूसरी तरफ इतनी ताकत के साथ इकट्ठी कर लो कि समझ ही ना पाए और एकदम से बड़ा हमला करो। यहां पर भारत 1962 की जंग का लेसन लेके अभी से तैयार था। भाई जो सैनिक उस समय पर जो जूनियर कमांडिंग ऑफिसर रहे होंगे वो आज के दिन जो हैं वो रिटायर हो चुके होंगे, लेकिन उनके ऊपर जो डिस्कशंस थी, जो रिपोर्ट बनी, जो भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हुए, उन सबको भारत ने बहुत अच्छे तरीके से अक्सर पढ़ा जाता है। और खासकर जो भी सरकार आती है वो एक ना एक बार 1962 के अंदर जो चीन से युद्ध हुआ था उस रिपोर्ट को जरूर निकाल कर पढ़ती है। और इसकी एक बहुत ही गंभीर चर्चा अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर भी हुई, जब उन्होंने बहुत ही अपने कॉन्फिडेंशियल लोगों के साथ उस रिपोर्ट को पढ़ा, 1962 वॉर के रिपोर्ट को पढ़ा, और जिस तरीके से भारत उसमें हारा, तो वो एक चिंता का विषय उनके बारे में बताया जाता है। हालांकि वो रिपोर्ट पढ़ा, इतनी बात लोगों के मतलब न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से पता लगी, लेकिन आगे क्या कार्रवाई हुई या उसके बारे में क्या टिप्पणी हुई, टिप्पणी हुई, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है। और ये कहा जाता है कि भारत का जो भी प्रधानमंत्री आता है वो एक ना एक बार उस 1962 के रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ता है और ये देखता है कि असलियत में मामला क्या है। बस अभी तक 1962 की उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ने की जो खबर थी वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इस बार नहीं आई, और मेरे को लगता है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया। उसके पीछे रीज़न देखिए, लॉजिक, कि असलियत में ब्रिंकमैनशिप यानी आंखें दिखाना या घुर्कियां दिखाना चीन की नीति साफ नजर आ रही है, डराने धमकाने की, और दूसरा टाइम बाइंग टैक्टिक्स। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पूरे तरीके से तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह कि कल की अगर आप खबर देखें तो कल हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो पूरे का पूरा जो मन की बात डिस्कशन कर रहे थे, कहीं वो खिलौने के ऊपर बात कर रहे हैं, कहीं पर वो कुत्तों के ऊपर बात कर रहे हैं। उस समय पर भी मैंने कहा था, हालांकि पूरे के पूरे देश के अंदर एंटी मोदी लहर दौड़ी और लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया डिसलाइक करने का, और जितने लाइक थे उनसे 3 गुना डिसलाइक थे, और बेरोजगारी का मुद्दा इतना ज़बरदस्त उछला के कुछ कहने की हद नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो क्रिटिक्स ऑफ दिस गवर्नमेंट हैं, जो इस गवर्नमेंट के आलोचक हैं, वो लगातार इस मामले में शोर मचा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को ज़रूर कुछ बोलना चाहिए था, और खासकर इस मामले में बोलना चाहिए था कि चीन के साथ क्या हो रहा है। मेरा उसके अंदर कल भी मैंने कहा था कि असलियत में चीन में क्या हो रहा है उसकी डिस्कशन ग्राउंड में या सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, उसकी डिस्कशन का मामला हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो ही डिस्कशन करें तो बहुत बढ़िया। और उसमें मैंने बालाकोट एयर स्ट्राइक का एग्जांपल भी दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों नहीं किया, या सख्त या मुंह तोड़ जवाब देने के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा, और वो ऐसा कुछ खेल खेल जाएं या ऐसा कुछ अचीवमेंट कर जाएं जो आप लोग सोच भी ना पाए। यहां पर मेरी वो बात सही प्रूव हुई है। यहां पर मैंने गेस जो किया था वो काफी हद तक सही प्रूव हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके की सुबह सुबह डिस्कशन हो रही है, पूरा का पूरा देश जो है वो गुस्से के अंदर है, उबल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं किया, और पता लगा इतना बड़ा धमाका कि आपकी सेना ने पूरी की पूरी सिचुएशन को ही पलट कर रख दिया है। किस तरीके से पलट कर रखिया है, इस चीज को समझिए इस चीज को कि असलियत में 1962 वॉर के अंदर ये जो 2 पहाड़ियां हैं, भाई ये फिंगर रीजन तो है ही है, लेकिन ये माना जाता है कि ये जो माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट टिप्स जो हैं वो इधर और इधर की तरफ हैं। और ये जो हाईएस्ट टिप्स हैं, इन टिप्स के ऊपर जिसका कब्जा है, ये 15,000 से लेकर 16,000 फीट तक की ये टिप्स हैं। अब 15,000 से 16,000 फीट की जब ये टिप्स हैं और इनके ऊपर जिस आर्मी का कब्जा होगा, वो सामने वाली फौज की पूरी मोबिलाइजेशन को आराम से देख सकती है दूर दूर तक। यहां 1962 में चाइना ने कब्जा किया था।
जब 1962 की लड़ाई शुरू हुई तो चीन ने इसी तरीके से भारत को उलझाया था। एक तरफ पेंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ के अंदर लड़ता रहा और एकदम से साउथ पर आकर कब्जा कर लिया, और साउथ पर आकर कब्जा करने के बाद इंडियन आर्मी को यहां से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। यह सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस पूरे रीजन की। हाई माउंटेन रेंजेस है और इस पूरे इलाके की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली माउंटेन रेंजेस यही हैं। अगर आप इन्हें देखें, अगर आप इन हाइट्स को देखें तो अब अप्रॉक्सीमेट आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि असलियत में मामला है क्या। असलियत में ये हाईएस्ट पीक्स अगर यहां पर मौजूद हैं तो यहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों पर कब्जा करने का मतलब ये है कि आप चाइनीज आर्मी के ऊपर दूर तक की नजर रख सकते हैं और बहुत हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर और बहुत छोटी सी आर्मी के, बहुत छोटी सी टुकड़ी के साथ बड़ी से बड़ी आर्मी को इन हाइट्स के ऊपर से खड़े होकर रोका जा सकता है। इन्हीं को ब्लैक टॉप हिल्स या ब्लैक हिल्स कहा जाता है, जिसमें एक पहाड़, ये ब्लैक टॉप यहां से फिर आगे वाला पहाड़ नजर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में यहां पर एक चीज साफ है कि इंडियन आर्मी जो है वो अपनी पोजीशन मजबूत कर चुकी है और जिस दम पर चाइना जो है वो अपनी बाजी को जीतना चाहता था वो अब उल्टी पड़ चुकी है। यहां अब सवाल ये उठता है, कि इसकी कंफर्मेशन क्या है। दोस्तों, इसकी कंफर्मेशन बीबीसी न्यूज के अंदर भी साफ नजर आया, साफ दिखाया गया है इस न्यूज को कि चाइनीज एम्बेसी ने दिल्ली के अंदर एक डिक्लेरेशन दिया, दिल्ली के अंदर एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन आर्मी ने साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो लेक रेकोंग पास के ऊपर इंट्रूजन किया है, यानी उनके एरिया में घुसा है। यानी ये बड़ी सुखद सी खबर है कि अपनी इंडियन आर्मी भी चाइनीज एरिया में, चाइना के कब्जे वाले इलाके में, जिस पर चाइना कब्जा कर रहा होता है या दावा ठोकता है, उसके अंदर एंटर कर रही है। लेकिन असलियत में अपना रिक्लेम कर रही है, इसे आप कहेंगे। लेकिन साथ में ये भी है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ है और जो भारतीय सेना ने दावा किया है वो काफी हद तक ठीक सिद्ध हो रहा है। अब सवाल यह है, भारतीय सेना को यह बड़ी कामयाबी कैसे मिली। देखिए, आर्मी में जब भी अगर आप बात करें तो आर्मी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है, इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है इंफॉर्मेशन। जिसको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जिस आर्मी को जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है और जितनी ज्यादा सटीक यानी कि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, वो सेना उतनी ही ज्यादा तगड़े तरीके से अपनी पोजीशन को मजबूत करती है और उतना ही युद्ध जीतने के चांसेस उस सेना के ज्यादा होते हैं। अब यहां इंफॉर्मेशन के इसकी वजह से ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कब्जा किया जाता है और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की अगर आप बात करेंगे, इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करेंगे, जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर आप कब्जा कर लेते हैं और वो इंपॉर्टेंट है, तो आप आधी लड़ाई तो वहीं जीत जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय सेना ने ये लड़ाई जीत ली क्योंकि अब इससे अंदाजा हो चुका है कि दूसरी तरफ जो है, चाइना के बॉर्डर की तरफ जो है या चाइना की साइड ज्यादा बड़े अमाउंट में मोबिलाइजेशन हो रहा है। और यही एक कारण था कि चाइना से जितनी भी बार बातचीत हो रही थी, 17, 18 या 19 बार बातचीत हो चुकी है, सब जगह पर चाइना जो है वो ढुलमुल रवैया अपना रहा है, करेंगे नहीं करेंगे बात से बार बार पलट रहा था और सिचुएशंस को इस तरीके से शीर्षासन पर लेकर आ रहा था कि भारत की सेना को भी कहीं ना कहीं या भारतीय सरकार को भी लग रहा था कि वो और कुछ ना कुछ करना चाहता है। लेकिन कब करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी था। और इसकी इंफॉर्मेशन आपके 3 जो सर्विलांस सिस्टम हैं, जो 3 लेयर सर्विलांस सिस्टम है, उससे कामयाबी मिली। अब ये 3 लेयर सर्विलांस सिस्टम क्या है, पहले इधर लिख देते हैं। अब यहां जिस चीज की आप बात कर रहे हैं सर्विलांस सिस्टम, उसकी अगर आप बात करेंगे तो इंडिया का यहां पर 3 लेयर सर्विलांस सिस्टम जो है, 3 लेयर सर्विलांस सिस्टम जो है वो काम कर रहा था। अब ये 3 लेयर सर्विलांस सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो सर्विलांस सिस्टम है वो है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, कि वहां पर भी आपके जो भी जासूस मौजूद हैं वो आपको धीरे धीरे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स दे रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद दूसरा आपका जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट्स जो हैं वो
और तीसरा जो है वो ड्रोन सिस्टम। यहां अगर आप देखेंगे भारत के पास ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मजबूत हैं चाइना के मामले में, और यही कारण है कि भारतीय सेना का दावा है कि चाइना इस तरीके की हरकत करेगा उसके बारे में 24 घंटे से पहले ही चाइना की हर मूवमेंट की खबर इंडियन आर्मी को थी, और इसीलिए उन्होंने चाइना के इस इंट्रूजन को जो है वो नलीफाई किया और कब्जा कर लिया। अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहला एवॉक्स विद इजराइल से आप लोगों ने एवॉक्स सिस्टम खरीदे हैं, और इन एवॉक्स सिस्टम की अगर आप खास बात देखते हैं तो यहां इनकी सबसे बड़ी खास सिस्टम यह है कि इसमें थर्मल रेडार्स लगे हैं, और थर्मल रेडार्स क्या करते हैं कि जिस भी एरिया में टेम्परेचर चेंज होकर या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज देखते हैं, और ये देखते हैं कि अगर उस एरिया में किसी तरीके की मूवमेंट होगी तो वहां पर टेम्परेचर के अंदर फ्रैक्शन में अप डाउन होता है, और उस फ्रैक्शन अप डाउन को ही ये नोटिस करके पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ह्यूमन बॉडीज या ट्रक्स या मशीन्स या क्या किधर से किधर को मूव करी हैं। और इंडिया के पास ऑलरेडी ये 5 हैं, अब 2-3 और डील करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि और ज्यादा एवॉक्स का सिस्टम। और सबसे बड़ी बात ये कि 1500 किलोमीटर अंदर तक जाकर ये इंफॉर्मेशन देख सकता है, तो चाइना के अंदर ये सारा मामला तो 100-150 किलोमीटर के आसपास का है। दूसरा इनसैट सैटेलाइट सिस्टम, जो इनसैट जो सैटेलाइट सिस्टम है ये असलियत में इसमें तो स्पेसिफिकली अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे सैटेलाइट्स 3D इमेज तक डेवलप कर लेते हैं। जो अभी आपको दिखा रहे हैं वो 3D इमेज है, हालांकि इसमें गूगल का भी काफी गूगल और खासकर अमेरिकन जो जीपीएस है उसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इंडिया की जो सैटेलाइट सिस्टम है वो भी काफी ज्यादा कम से कम रीजनल पावर में या रीजनल मामलों में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, जिसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे कि ये इस हद तक सक्सेसफुल हो चुका है कि 3D इमेजेस जो हैं काफी हद तक काफी इंप्रूव्ड वर्जन के अंदर डेवलप कर सकता है। तीसरा अगर आप इसमें देखते हैं तो सबसे बड़ी बात यह कि पूरा का पूरा जो सिस्टम आप देखेंगे, जो तीसरा इनपुट, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर आपके पास इंफॉर्मेशन है और उसमें सैटेलाइट और सारे के सारे जो इंफ्रारेड सिस्टम से लेकर सारी चीजें यहां पर एक साथ काम करती है, और उस इलाके की पूरी इंफॉर्मेशन जो है, पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होती है किस तरीके से कौन सी आर्मी कहां मूव कर रही है, तो वो सब चीजें यहां पर नजर आ रही हैं। और एक स्पेक्यूलेशन है, और स्पेक्यूलेशन ये है दोस्तों कि असलियत में पिछली बार 1962 के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो चीन ने लगभग अक्टूबर के अंदर लड़ाई शुरू करी थी। सितंबर आ चुका है और मे बी पॉसिबल प्लान यही हो कि पहाड़ के ऊपर जो बहुत ज्यादा ठंड भरे इलाके हैं उन ठंडे इलाकों के अंदर चाइना लड़े, और चाइना का यह मानना है कि इंडियन आर्मी ठंडे इलाकों के अंदर लड़ने के लिए अभी उस हद तक या उस लेवल पर तैयार नहीं है। तो मे बी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो चाइना का मानना यह है कि इंडियन आर्मी को प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी ठंड की वजह से, और शायद वो पॉसिबली ज़्यादा ना लड़ पाए। ये पॉसिबिलिटी देखते हुए चीन जो है वो शायद इस बार भी लड़ाई जो है वो सर्दियों में लड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, सर्दियों के अंदर असलियत में बर्फ़ वगैरह पड़ने के बाद या सब चीज़ें जमने के बाद कहीं ना कहीं आर्मी के ऊपर भी एक असर ये होता है कि मूवमेंट जो है वो कंपैरेटिवली धीरे हो जाती है, कि अगर चाइना लड़ता है, अगर जीत गया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़े से इलाके के ऊपर कब्जा कर लेगा, लेकिन अगर चाइना हार गया तो इस चीज़ की पक्की बात है कि चाइना को पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना पड़ेगा या इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं आ पाएगी। मे भी पॉसिबल ये, और सबसे बड़ी बात ये चाइना का शायद ये मानना हो कि सर्दियां जो हैं वो चाइना को सपोर्ट करती हैं, ये चाइना का मानना हो। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखते हैं तो चीन की एक अजीब सी जो डेवलपमेंट है वो दिखाई दे रही है। युद्ध के नगाड़े लगभग बज चुके हैं। बस उम्मीद कीजिए, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि अमेरिका के इरादे मुझे इस समय पर अच्छे नहीं लग रहे हैं। बाकी जैसे जैसे इस न्यूज़ की डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।